नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो जीएस श्रृंखला का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा उसके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के कलेक्शन को लेकर आए हैं। साथियों आपको पता होगा कि आप अगर इस टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो आप अपने खुद को परख सकते हैं कि आपकी जीएस की तैयारी कैसी है। और साथ ही मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं उनके संभवतः जितने एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं वो मैं आपको दूं, जिससे आप केवल एक विकल्प नहीं बल्कि उसके चारों विकल्पों पे विचार कर सकें। तो ठीक है साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं तो आप सभी लोग लाइव कमेंट सेक्शन में आ जाएं और हर एक प्रश्न का जवाब आपको जो भी लगता है आप ज़रूर आंसर करते रहें, जिससे ये सेशन बेहतर ढंग से चल सके। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? आपके जो विकल्प हैं आप देख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग्स या फिर लॉर्ड लॉरेंस। आप चारों विकल्पों को देखिए और इसके बाद आप बताएं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। आयोग के क्वेश्चंस में एक चीज़ है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते, अगर आप इसकी व्याख्या को सही ढंग से सुन लेते हैं और साथ ही साथ उसका एक नोट्स बनाते चलते हैं तो आपके पास बेहतर क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो एक है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड कैनिंग। आप इसको समझ सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साथ ही लॉर्ड कैनिंग के संयुक्त प्रयास से जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो क्रियान्वित हुआ। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? आपके विकल्प हैं विलियम मैटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को कुशल अकर्मण्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप सभी जब भी आप आंसर करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ उसके विकल्प को लिखा करें और एक बार ही विकल्प को लिखा करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस। इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो से प्रारंभ होकर लॉर्ड वर्थब्रुक के कॉल तक चलती रहे। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये जो ऑप्शन दिए हमें उनमें सर जॉन लॉरेंस उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आप देख सकते हैं, जो कि मराठा साम्राज्य से है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? आपके विकल्प हैं 1858, 1818 या फिर 1861 या फिर 1802। आपने बताना है कि जो पेशवाई पद्धति थी उसको कब समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1818। आप देख सकते हैं इसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा जिस पर पेशवा का प्रभुत्व या उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। तो आप ध्यान रखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इस पेशवा की गद्दी को समाप्त किया गया था और उस समय जो आप देखेंगे जो गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में
कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी, इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता था, जिसे दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। पूछा है कि उसमें उनके इस सिद्धांत में कौन विश्वास नहीं करता था? आपके जो विकल्प हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे या फिर सर सैयद अहमद खां। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रेन थ्योरी में जो विश्वास नहीं करते थे वो थे ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। देखिए सबसे खास बात कि जो ड्रेन थ्योरी है वो है क्या? दादा भाई नौरोजी जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि अंग्रेज जब से भारत में आए तो वो भारत के जितनी भी संप्रभुता या भारत की जितनी भी बेहतर चीज़ें थी उन सभी को यहाँ से लेकर और उसको अपने देश ब्रिटेन लेके चले जाते थे। तो उनका कहना था कि यहाँ से सारी चीज़ें ड्रेन की जा रही हैं, यानी यहाँ की गंगा नदी को सोख कर लंदन के टेम्स नदी में बहा दिया जा रहा है या वहाँ पे उड़ेल दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, उनका कॉन्सेप्ट था कि अंग्रेज़ों के आने से ही भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन शुरुआत के दिनों में आप देखेंगे डॉक्टर सर सैयद अहमद खां, उनको लगता था कि नहीं अंग्रेज़ों से ही हमारा विकास संभव है। तो शुरुआत के दिनों में उन्होंने आंग्ल सत्ता के खिलाफ न बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपके विकल्प हैं नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या फिर डी ऑप्शन मौलवी लियाकत अली। आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत के अनेक अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। उसी में से आपने बताना है कि इलाहाबाद की तरफ से कौन इस संग्राम का नेता था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे देख सकते हैं आप। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके विकल्प हैं सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी स्टूडेंट जितने लोग इस समय चैनल को देख रहे हैं, आप ज़रूर से इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर जो 6 था साथियों कि 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। देख सकते हैं आप, सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखिए आयोग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके अपने एक लेवल होते हैं, उन्हें आपको तैयार करना ही होता है। अगर आप उसे अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि हम आयोग के ही क्वेश्चंस को हल करें, इधर के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? आपके विकल्प 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या फिर 15 अगस्त 1906। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है।
तो आप ध्यान रखेंगे 30 क्वेश्चन तक ही आपको इस वीडियो में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। देख सकते हैं आप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला 15 अगस्त 1906 को हुआ। सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन से, युथांग घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि युथांग घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो आंसर है वह है उत्तर बी। देख सकते हैं इसे आप, जो युथांग घाटी है गंगटोक यानी सिक्किम की जो राजधानी है वहाँ से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे युथांग घाटी का संबंध सिक्किम राज्य से है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोडो निवासी हैं, आपके विकल्प हैं गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, या फिर मध्य प्रदेश के। आपको बताना है कि बोडो जनजाति जो है वो कहाँ से संबंधित है। हमने भूगोल की पिछली क्लास में जनजाति से संबंधित भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो हमारे भूगोल या और भी जो भी विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर है ऑप्शन ए। बोडो जनजाति एक नृजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? आपके विकल्प हैं अबोर जनजाति, गद्दी, लेरचा, या फिर थारू। आपको बताना है कि जो धौलाधर श्रेणी की क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आंसर बी है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी प्रमुख है। तो आप ध्यान रखेंगे इस श्रेणी से संबंधित जो इस विकल्प दिए गए उसमें गद्दी जनजाति है। एक बात का और भी ध्यान रखेंगे, आपकी जो ये 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है उसमें जब भी ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया करें कि आपके इस 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, जिसको मैं आगामी वीडियो में उसके आंसर को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी साथी चाहे वो जिस सब्जेक्ट से संबंधित हो आप प्रश्न अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। स्पीति किसकी सहायक नदी है? आपके विकल्प हैं दामोदर, सतलज, झेलम, या फिर व्यास। इसे लाहौल स्पीति भी कहा जाता है। तो स्पीति किस की सहायक नदी है? विकल्पों पे विचार करें और अपने अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों की स्पीति किसकी सहायक नदी है? इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? आपके विकल्प हैं गौरी कुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, या फिर गुप्त काशी। आपको बताना है कि कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसके बारे में, गौरी कुंड रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो उसे आप देख सकते हैं, डुडुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपके विकल्प है मांडवी, मच्छकुंड, घाट प्रभा, या फिर जो आपका ऑप्शन डी है उसे आप देख सकते हैं सरावती नदी। आपको बताना है कि डुडुमा जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। इस टेस्ट सीरीज में हमने ये प्रयास किया कि जितने भी यूनिक क्वेश्चन हैं जो कि आप अक्सर जो तैयारी करते हैं उनमें क्वेश्चन आपके सामने नहीं आ पाते, लेकिन जब भी ये पेपरों में पूछ लिए जाते हैं तो कम से कम अगर इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे दोबारा कभी गलती न हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको ज़रूर नोट करते रहे। इसलिए हम थोड़ी श्रृंखलाओं में 30-30 क्वेश्चन प्रश्नों का सेट लेकर आपके लिए आ रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर कोरापुट ओडिशा में स्थित है, यानी ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? आपको बताना है कि दिए गए 4 झीलों में कौन सा झील असम में अवस्थित है। आपके विकल्प हैं हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, या फिर चपनाला झील। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। आप इसे देख सकते हैं कि असम की झीलों में चंदुब्बी झील, चपनाला झील, हाफलॉन्ग झील आदि प्रमुख है। तो ये जो आपने अभी व्याख्या में देखा है, तो इसमें जो भी अन्य झीलों का जिक्र मैंने किया है इन्हें आप जरूर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 आप देख सकते हैं कि इधर बीच ज्योग्राफी के ही सेक्शन में आप देखेंगे पर्यावरण और कृषि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये दिया है कि पायराला किस फसल का कीट है? आपके विकल्प हैं गेहूं, चावल, गन्ना, या फिर सोयाबीन। आपको बताना है कि पायरीला किस फसल का कीट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन है आपका सी, गन्ना। आप इसके एक्सप्लेन को देख सकते हैं। गन्ना पड़ फुदकी पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। तो आप ध्यान रखेंगे जो पायरिला कीट है वो गन्ना की फसल से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसे भी आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का जिक्र है और एक तरफ उसमें लगने वाले रोग का। धान, उसके सामने उकठा रोग, सरसों सफ़ेद गेरुई, बाजरा है वो, बाजरा कंडुआ, या फिर मूंगफली टिक्का रोग। आपको बताना है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए। इसके बारे में आप देख सकते हैं जो उकठा रोग है मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्यतः दलहनी तथा तिलहनी फसलों का रोग है। उदाहरण अरहर, चना, गन्ना आदि। यह धान से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जो उकठा रोग धान से संबंधित दिया था ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये रोग प्रमुखतः दलहनी फसल यानी जिनसे दलहन या दाल होते हैं उनसे संबंधित रोग है।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसे आप देख सकते हैं, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है कि गरिमा 2 नाम है एक क्लोन भैंस का, क्लोन गाय का, या फिर क्लोन भेड़ का, या फिर बीटी टमाटर का। आपको बताना है कि गरिमा 2 जो नाम है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, करनाल स्थित, करनाल जो हरियाणा में, करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा 2 नामक एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। गरिमा 2 ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे आप देख सकते हैं, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। आपके विकल्प है आर्थर कोरनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, या फिर जोसेफ लिस्टर। आपको बताना है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्थर कोरनबर्ग। यहाँ देख सकते हैं आप, आर्थर कोरनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसे आप देख सकते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, या फिर संयोजन। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आप 30 प्रश्नों में अगर आप 20 प्लस कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। अतः आप ये ना समझें कि क्वेश्चन कौन से आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहें, उसके एक्सप्लेन को सुने, फिर आपसे ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी गलतियाँ नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। देखिए उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है। यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जाते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आज का, वो देख सकते हैं आप, निम्न में कौन सा जैविक मूल का है। मूंगा, पन्ना, माड़िक, या फिर पुखराज। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। आप सभी कमेंट करते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, उसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए है, पन्ना, माड़िक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो देख सकते हैं आप, पर्यावरण से संबंधित है। जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। आपको बताना है कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, इसका डिटेल।
जैव सुरक्षा से संबंधित कार्जेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है, यानी इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, बहुत ही पेड क्वेश्चन है एग्जामों के लिए। जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटीज डेज कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको साथियों ये क्वेश्चन सेट जो है सही लग रहे हैं और इनसे आप सहमत हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करते रहें और इसमें अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो जो मनाया जाता है, आप देख सकते हैं वो है आंसर आपका ए, 22 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसे आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके जो विकल्प हैं वो ये रहे। आपको बताना है इन दिए गए 4 विकल्पों में कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके विकल्प है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोजन। आप सभी स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हम लोग हर एक दिन सुबह के 8 बजे क्वेश्चंस का सेट आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग 8 बजे ज़रूर लाइव चैट के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाध्य परत की मुख्य संगठक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 3 ऑप्शन जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है उसके अंतर्गत नहीं आते। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है। आपके जो विकल्प हैं वह है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस, बी है ओजोन परत का क्षरण, सी ऑप्शन है प्रदूषण या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऊपर जो दिए 3 विकल्प हैं वो सभी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारकों में शामिल हैं। आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस है एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अतः विकल्प डी यानी उपरोक्त सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, तो यह है 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 या फिर कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपके लिए एक पर्यावरण से संबंधित वीडियो अलग से बना दूंगा जहां पे आप जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जो भी उनमें नियमावलियाँ बनी हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल समझा दूंगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा के लिए तैयार कर लेंगे। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 से ज़्यादा इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल, जो कार्बन व्यापार है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपके जो विकल्प हैं, विकल्पों को एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे, सोलो मॉडल या फिर बी ऑप्शन है डोमर मॉडल, सी ऑप्शन है रॉबिन्सन मॉडल या फिर डी है महालनोबिस मॉडल।
आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को शुरुआत के दौर में देखेंगे तो हर एक किसी न किसी मॉडल पे आधारित होती थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 से आपसे पूछा गया कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे आधारित थी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो मॉडल है उस पर आधारित थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है उससे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। आपके विकल्प है निगमित कर प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, सी है विनिवेश प्राप्तियां, या फिर डी ब्याज प्राप्तियां। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। यहाँ पे आप सभी इस टेस्ट सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग 30 क्वेश्चन होने के बाद इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन के तौर पे ले लिया जाएगा। फिर वहाँ से देखिएगा आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आपको एक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको याद भी हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनिवेश प्राप्तियाँ। विनिवेश प्राप्तियाँ संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट, विनिवेश जो होता है उसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है। जनसंख्या नीति, शैक्षिक सुधार, बैंकिंग सुधार, या फिर कर सुधार। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसे आप देख सकते हैं कि राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी, कर सुधार। जो टैक्स रिफॉर्म था उसी से संबंधित है राजा चेलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसे आप देख सकते हैं, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म स्थित है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म स्थित है। आपके विकल्प है हैसरघट्टा, जयपुर, झांसी, या फिर डी ऑप्शन है गाजियाबाद। आप सभी निश्चित तौर पे अभी लास्ट में जो हम रिवीजन वाले मोड पे आएंगे तो वहाँ जरूर तैयार है। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एक बार दोबारा लेंगे और वहाँ देखिएगा आपने जितने आंसर अभी तक किए अब आपको कैसे याद हो जाता है और आप तुरंत आंसर करेंगे उसका। क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा जो कि बेंगलुरु में है स्थित है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है। आपके जो विकल्प हैं आप थोड़ा देख सकते हैं, क्वेश्चन ऊपर मिनिमाइज हो गया, आप विकल्पों को देख सकते हैं, IMF, WEF, विश्व बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके जो 4 विकल्प है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर सी ऑप्शन है विश्व बैंक, या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं। आपको बताना है कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है। आप देखते होंगे परीक्षाओं में ये भी एक प्रश्न रहता है कि कौन कौन से इंडेक्स या कोई भी रिपोर्ट होती है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो रहा साथियों आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसको आपने अभी तक सॉल्व किया, उसके एक्सप्लेन को आपने सुना। अब आप सभी जितने भी स्टूडेंट लाइव चैट से हमारे से जुड़े हुए हैं, अब आप एक रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएं। यानी इन क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से दोबारा लेने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर करने होंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग फिर से एक बार शुरू करते हैं और देखिए निश्चित तौर पर ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा।
तो चलिए साथियों, अब दोबारा हम लोग इस क्वेश्चंस की सीरीज को एक बार शुरू करते हैं। अब आप सभी जल्दी जल्दी से आंसर शुरू करिए। पहला क्वेश्चन जो था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? आप चारों विकल्पों को देख रहे हैं और डायरेक्ट अपना आंसर अब आप लोग बताएं। देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये था, स्टार्टिंग हुआ था, यह ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? आपके विकल्प थे विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर जॉन लॉरेंस। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, एक्सप्लेन को सुनते रहेंगे, तो आप निश्चित तौर पे आंसर एकदम याद कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858, 1818, 1861 या फिर 1802? आप सभी आंसर बताते रहें। देखिए, जो पेशवाई को समाप्त किया गया था वो था ऑप्शन बी, 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, उसे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सादन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? आपके विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे या फिर सर सैयद अहमद खां। आपको बताना था कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास कौन नहीं रखता था। बिल्कुल, आप सभी जल्दी जल्दी से आंसर करते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ था, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपके विकल्प है नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या फिर मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स्थ है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। आपके विकल्प थे सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। देखिए, जो प्रथम भारतीय थे वो थे सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904 या फिर 15 अगस्त 1905 या फिर डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1906। मेरे क्वेश्चन बोलने और विकल्प बोलने तक आप अपने आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका आंसर था ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युथांग घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, सिक्किम। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पे ये जो हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं रिवीजन का, इससे अब आपको जितने भी पहली बार में अननोन क्वेश्चन लगते थे अब उनके भी आंसर आपको आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देख सकते हैं आप, बोडो कहाँ के निवासी थे? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या फिर मध्य प्रदेश के? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेरचा या फिर थारू? बिल्कुल, आप सब सही आंसर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 11, स्पीति किस की सहायक नदी है? आपके विकल्प हैं दामोदर नदी, सतलज नदी, झेलम नदी या फिर व्यास। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? आपके विकल्प हैं गौरी कुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या फिर गुप्त काशी। आपको बताना है कि कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी, गोविंद घाट, क्योंकि इसके अलावा बाकी तीनों ही अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुडुम्मा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो वो है ऑप्शन आपके मांडवी,
मचकुंड, घाट प्रभा या फिर डी ऑप्शन है आपका सरावती। आपको बताना है कि डुडुम्मा जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। कुछ लोगों जब इस चैनल को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में पीछे चल रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो के प्रीमियर को क्लिक करेंगे यानी रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लाइव हो जाएंगे इस वीडियो के साथ और क्वेश्चन आप हमारे साथ मिलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है। निम्नलिखित से झीलों में कौन असम में अवस्थित है। आपके विकल्प थे हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील या फिर चपनाला झील। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चपनाला झील। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरीला किस फसल का कीट है। आपके विकल्प थे गेहूं, चावल, गन्ना या फिर सोयाबीन। पायरीला किस फसल का कीट है। देखिए ये जो है 15 का वो है ऑप्शन सी गन्ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। धान, उकठा रोग, सरसों, सफ़ेद गिरवी, बाजरा, कंडुआ या फिर मूंगफली टिक्का। ये हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए इतनी स्पीड से कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबका उत्तर भी उतनी ही तेज़ी से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसमें पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए धान। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, गरिमा 2 नाम है किस चीज़ का नाम है। तो आपको बताना है क्लोन्ड भैंस का, क्लोन्ड गाय का या क्लोन्ड भेड़ का या फिर बीटी टमाटर का। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है जो गरिमा 2 नाम है वो है एक क्लोन्ड भैंस का, यानी ऑप्शन है ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो देख सकते हैं आप। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया। आपके विकल्प है आर्थर कोर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ लिस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जो आंसर है वह उत्तर ए आर्थर कोर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। आपके विकल्प है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या फिर संयोजन। एक बार आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो देखिए आपको कितना ये लग रहा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन से आप जाने पहचाने, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इनके उत्तर को करने में। क्वेश्चन नंबर जो 19 से साथ ही उसका जो आंसर है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसे आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। आपके विकल्प है मूंगा, पन्ना, माणिक या फिर पुखराज। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए मूंगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टजेना प्रोटोकॉल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या फिर डी ऑप्शन है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों, इसका जो आंसर है वह उत्तर सी यानी आंसर सी इसका है। मैं इस तरह रिवीजन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार वीडियो देखने में दोबारा देखते नहीं, तो इसलिए अगर मैं खुद ही इसे रिवाइज करा दूँ तो निश्चित तौर पे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है और आप इसे याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अपने आप में एक उत्तर जैसा ही, आप बता सकते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 मई। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके विकल्प है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 23 है साथ ही उसमें बताना था ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बाकी तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आंसर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपने बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपके जो विकल्प है, सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? आपके विकल्प है निगमित कर प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विनिवेश प्राप्तियां या फिर डी ऑप्शन था ब्याज प्राप्तियां। आपको बताना है कि कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, विनिवेश प्राप्तियां। राजा चेलैया समिति यानी क्वेश्चन नंबर जो 28 है, उसका आंसर आप दें। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति, शैक्षिक सुधार, बैंकिंग सुधार या फिर कर सुधार। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों, राजा चेलैया समिति का संबंध जो है वो टैक्स रिफॉर्म यानी कर सुधार से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो देखें आप, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म स्थित है हैसरघट्टा, जयपुर, झांसी या फिर गाजियाबाद। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, हैसरघट्टा। ये तो ठीक है, आप ये बताइए जो हैसरघट्टा है वो कहाँ पे स्थित है, यानी किस राज्य में या फिर किस स्थान पे? आपको मैंने एक्सप्लेन में बताया, तो उसको आप विकल्प में लिख के बताएं, आप उसका नाम बताएं बल्कि कि हैसरघट्टा किस जगह पे स्थित है। बिल्कुल, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप बताएं हैसरघट्टा कहाँ स्थित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों, इसका जो आंसर था ऑप्शन ए, हैसरघट्टा जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, यानी कर्नाटका राज्य। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो आपके 4 विकल्प थे वो ये थे, IMF, WEF, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस को, पहले 30 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा, उसके एक्सप्लेन को समझा और यहाँ पे रिवीजन करा। आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, क्या इससे आप खुद में अंतर महसूस कर रहे हैं, यानी जो पहले आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे, अब यहाँ तक आते आते आपको लगता हो कि नहीं आप उस क्वेश्चन से गो थ्रू हुए हैं। तो देखिए, हमने जो लगभग 30 मिनट की वीडियो थी उसे अगले 3 मिनट में हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया है, जो कि एक बेहतर प्रयास है और क्वेश्चंस को समझने का, याद करने का, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपसे गलती ना हो सके। तो साथियों, चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल को, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर उससे जुड़ें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं शुरुआत में, उन्हें आप बताएं। और जो भी आप क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आपके जितने भी डाउट्स या जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को लेके एक मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बना दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए जो वीडियो था वो इतना ही है। नेक्स्ट डे हम आयोग के कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।